सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रीटर्म बेबी। ठीक है। सो इससे पहले हम लोग प्रीटर्म बेबी क्या होता है, प्रीटर्म लेबर क्या होता है, इस पे डेडिकेटेडली बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उसकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट कर लेना। और ऐसे ही हमारे बहुत सारी ऑप्शन गाने की वीडियोस तो हैं ही चैनल पे। आपको जो भी टॉपिक चाहिए होता है, आपको बस उसका नाम लिख के पीछे से तुष नोट लगा लो, तो हमारा आपको चैनल द वीडियो मिल जाएगा बेसिकली। बात करें ये नोट्स की, तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स ऑन डॉट साइट तीनों जगह पे अवेलेबल हैं। तो मोस्टली तो आपके ये फ्री हैं, पर कुछ कुछ पेड नोट्स भी हैं, तो वो आपको नोट्स वाला डॉट साइट पे मिल जाएगा। बात करें इस टॉपिक के बारे में, सो सबसे पहले देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं। ठीक है, बेसिकली कॉम्प्लिकेशन आ क्यों रहे हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रीटर्म बेबीज आर आपके हाईली वल्नरेबल टू कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इमेच्योर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्या हो रहा है, आपका बेबी पहले हो रहा है टाइम से पहले। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, आपके जो बेबी के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो आपके फंक्शनिंग ऑर्गन्स हैं या उसका पूरा सिस्टम है, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रखी है उसकी, वो इमेच्योर है काफ़ी। ठीक है, द सीवियरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इज यूजुअली रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ प्री प्रीमैच्योरिटी एंड साथ ही साथ आपके लो बर्थ वेट। तो ये दो मेन रीजन हो जाते हैं इसमें। सो इवन लेट प्रीटर्म बेबीज जो एकदम लेटेस्ट स्टेज में हो रखे हैं, मतलब बेसिकली टर्म से जस्ट पहले के, that is 34 to 36 वीक्स के बीच में, दो दे मे अपीयर नॉर्मल, दे कैन डेवलप सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। एंड वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम उसको एक एक करके हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पे बर्थ एस्फिक्सिया। ठीक है, द मोस्ट कॉमन वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द प्रीटर्म बेबीज आर मोर प्रोन टू एस्फिक्सिया बिकॉज द रेस्पिरेटरी सेंटर्स एंड द लंग्स आर इमेच्योर एंड ऑल्सो बाकी जैसे हार्ट हो गया है, आपका ब्रेन हो गया है, ये बेसिकली वर्क तो करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लंग्स ऐसा एक ऑर्गन है जो आपका फंक्शन तब करता है जैसे बेबी बाहर आता है। ठीक है, उससे पहले तो वो पूरे बंद होते हैं। ठीक है, इनफंक्शनल होते हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है। सो इवन माइल्ड हाइपोक्सिया में प्रोड्यूस, ठीक है, माइल्ड सब हाइपोक्सिया, दैट इज आपको ऑक्सीजन नहीं मिली बेबी को, तो उससे क्या क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू पल्मोनरी हेमरेज। ठीक है, वहाँ पे जो आपकी चुप आर्टरीज है वो बर्स्ट हो सकती है, दैट इज आपके पल्मोनरी लंग्स में। हिपैटिक हेमरेज, दैट इज आपके लिवर में भी जो ब्लड वेसल्स होंगी उनका भी हेमरेज कंडीशन डेवलप हो सकता है। एंड इंट्रावेंट्रुलर हेमरेज, ठीक है, आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, वहाँ पे भी हेमरेज कंडीशन हो सकती है। सो द इमेच्योर ब्रेन वेसल्स आर हाईली फ्रेजाइल। ठीक है, एक तो बहुत न्यू है, छोटी सी पतली सी है, तो इजीली ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो क्या हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है, हेमरेज हो सकती है वहाँ पे। एंड दे कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन डिप्रीवेशन। क्लियर, कितना ईजी था ये। ऐसे ही हमारा सेकंड कंडीशन है आपका हाइपोथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया क्या है, दैट इज प्री टर्म बेबीज लूज हीट रैपिडली ड्यू टू, ठीक है, बेबी अपना जो हीट है वो ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो वैसे ही छोटा है। एंड ये जो प्री टर्म बेबीज हैं, तो इनमें क्या है, थिन स्किन होती है, दे हैव रिड्यूस्ड सबक्यूटेनियस एंड ब्राउन फैट एंड दे हैव लार्ज बॉडी सरफेस एरिया, जिसकी वजह से क्या होता है, एज ए रिजल्ट दे आर अनएबल टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड उनमें हाइपर थर्मिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, थर्ड अपना प्रॉब्लम क्या है, आपका कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। अब ये जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, इस पर मैंने बहुत डिटेल में बताया है, जितने इसके टाइप्स होते हैं हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया है, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये आप जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझा रखा है, तो आप उसे जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक उसमें से कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। आपको पता है डक्टस आर्टेरियोसिस वाज वन ऑफ द शॉर्टकट्स यूज्ड इन द फीटल सर्कुलेशंस। तो जब ये खुला रह जाता है, बेसिक जैसे बेबी बाहर आएगा तो उस टाइम बाद ये अपना बंद हो जाता है, लेकिन अगर ये खुला रह गया तब क्या हो सकता है, क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसिस में फेल बिकॉज ऑफ द प्रीमेच्योरिटी। उसकी वजह से क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर हो सकता है बेबी में। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है एंड साथ साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी बेबी में कंप्लीटली हो सकता है। सो पीरियड इज मोर कॉमन इन एक्सट्रीमली प्रीटर्म बेबीज। ठीक है, क्योंकि टाइम से पहले निकल गया, तो वो जो क्लोज होना था उस आर्टरी को, वो बंद नहीं हो पाई। ठीक है, सो ये हो गया आपका तीन। चौथा है आपका रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अब हमने ऊपर भी देखा, लेकिन ये अब थोड़ा और एक्सपैंडेड वर्जन है इसका। क्या, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन प्रीटर्म इन्फेंट्स। सिंपल, इसमें क्या लिखा है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्टोम आ सकता है बेबी में। अब ये क्या चीज़ है, सो इट अकर्स मेनली ड्यू टू द सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी स्पेशली इन बेबीज बॉर्न बिफोर द 34 वीक्स। अब ये क्या है, सर्फेक्टेंट बेसिकली क्या है कि एक सोपी मटेरियल टाइप समझ लो आप, ताकि इससे क्या होता है, अगर वो सोपी मटेरियल होगा सैक में, आपकी जो एल्विलाइज होती हैं लंग्स के अंदर, ठीक है, जो जो कंप्रेस होती है, छोटे छोटे बैलून से समझ लो उसको, अगर वो कोलैप्स होंगी, वो उनके बीच में वो चिपक ना जाए दोनों वॉल की सर्फेसेस, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, एक सोपी मटेरियल होता है जिसको हम सर्फेक्टेंट बोलते हैं। ये होने से वहाँ पे क्या है, वो वॉल्स जब कोलैप्स करती हैं तो वो अपना वापस खुल भी जाती हैं जैसे उसमें एयर आएगी। अगर वो चिपक गई तो वापस इसका खुलना मुश्किल हो जाएगा।
इन बेबीज़ में क्या होता है, वो जो सर्फेक्टेंट है एल्वियोलाई के अंदर वो नहीं ढंग से होता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी जो एल्वियोलार हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं, होंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं होगा तो हाइपॉक्सिया की कंडीशन आ जाएगी एंड इसके साथ रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। क्लियर है ना, बहुत ईजी है। देन आपका पल्मोनरी एडिमा एंड पल्मोनरी हैमरेज हो सकता है, जैसे हमने ऊपर देखा। दीज में अकर ड्यू टू द सीवियर हाइपॉक्सिया एंड सर्कुलेटरी इंस्टेबिलिटी एंड आपका ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया भी हो सकता है, दैट इज क्रोनिक लंग डिजीज डेवलप्ड आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी एंड द वेंटिलेशन, दैट इज ये ओवर कॉम्प्लिकेशन से, क्योंकि बेबी को ऑक्सीजन से नहीं मिल पा रही है तो हमने उसको ज़्यादा ही ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है, सो ज़्यादा और कम दोनों नुकसानदायक होता है। देन फिफ्थ वी हैव द हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपो दैट इज लो एंड ग्लाइसीमिया दैट इज आपका ग्लूकोज का लेवल बॉडी में। सो प्रीटर्म बेबीज हैव पुअर ग्लाइकोजन स्टोर्स, ठीक है, एंड इमेच्योर रेगुलेशंस। किसकी वजह से हो सकता है, अगर पुअर फीडिंग है, बेबी में कोल्ड जैसे स्ट्रेस हो रहा है बेबी को, दैट इज वो हीट लॉस जल्दी कर रहा है, एंड हाइपर इंसुलिनीमिया। तो इन कंडीशंस में क्या होगा, बेबी के बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, जिससे आपका इट लीड्स टू लेथार्जी, ठीक है, एपनिया एंड सीजर्स भी आ सकते हैं बेबी में। एंड वो अमाउंट कितना है, इट इज़ लेस देन, अगर 40 mg पर डायलेशन के लेवल से नीचे जाता है देन इट इज़ नॉट सेफ फॉर द बेबी। ठीक है, तो ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ है वी हैव द रीनल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे इमेच्योर किडनीज होती हैं, वो अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाती हैं, तो जिससे जो वाटर बैलेंस है इलेक्ट्रोलाइट का वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है बेबीज़ में। ठीक है, और एसिड बेस बैलेंस भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इट मे लीड टू ओलिगोयूरिया एंड या एन्यूरिया, और एसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन भी हो सकता है पीती में। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन सब। इसके बाद क्या हो सकता है, अब जितना छोटा बेबी उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन के खतरे। तो इसने वही लिखा कि प्रीटर्म बेबीज आर हाई सस्पेक्टेबल थ्रू इन्फेक्शंस बिकॉज द मैटरनल ट्रांसफर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स मे अकर ड्यूरिंग द लास्ट सेमेस्टर। हमने ये ऐसे भी पढ़ा था कि जो लास्ट सेमेस्टर द लास्ट के 3 मंथ होते हैं उसमें काफ़ी सारे एंटी जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं मदर की बॉडी से वो बेबीज़ में आते हैं। लेकिन अगर बेबी पहले ही आ गया तो जो वो ट्रांसफ़र होना था वो हो नहीं पाया, जिसकी वजह से बेबी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत लो होती है। ठीक है, तो बोथ ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी आर पोअरली डेवलप, एंड इसकी वजह से जो कॉमन नॉर्मल इन्फेक्शन है जैसे पेनियोटल सेप्सिस है, ब्रोंकोनिमोनिया है, मेनिंजाइटिस एंड नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस भी हो सकता है बेबी में। ठीक है, तो इतना कॉमन है ये। सो नेक्स्ट कम द सेरिब्रल हेमरेज। ठीक है, तो इसमें क्या है, द इमेच्योर सेरिब्रल वेसल्स आर फ्रेजाइल, दे आर प्रोन टू ब्लीडिंग, सिंपल सी बात है। और उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, आपकी जो भी ब्रेन के लेयर्स हैं वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे आपका सबड्यूरल, सब एरकनॉइड और आपका इंटरवेंट्रिकुलर जो स्पेसेस है वहाँ पे भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, हाइपॉक्सिया होगा, मोल्डिंग ड्यूरिंग द लेबर एंड आपके कोगुलेशन डिफेक्ट्स की वजह से ये इंक्रीज हो जाता है रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जॉन्डिस। क्योंकि यहाँ पे लीवर भी आपका एकदम इनमेच्योर टाइप का है, तो उसमें क्या होता है कि इट रिड्यूसेस द एबिलिटी टू कॉन्जुगेट द बिलिरुबिन इफेक्टिवली, एंड हमने न्यूरल जॉन्डिस में भी कवर किया अच्छे से टॉपिक, तो आप वहाँ से भी इसे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये सब ना बहुत ईजी है लिखना, आपको बस मैं समझा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखना होता है। आपको आता सब कुछ है, ठीक है, बस उसको कैसे आपको टॉपिक वाइज उसके सब हेडिंग कैसे होने चाहिए वो आपको बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि एग्जैचुरेटेड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है, या इंक्रीज्ड कॉन्जुगेट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है। अब अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ये सब क्या होता है ये भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पास्ट में, तो एक बार आप न्यूनेटल जॉन्डिस अच्छे से देख लेना तो आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा इसका। नाउ सीवियर जॉन्डिस में लीड टू कनेक्टस इफ अनट्रीटेड, ऐसे आपका आई जो स्क्लेरा होती है उसकी भी येलोइंग हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया जॉन्डिस। देन कम्स द एनीमिया, तो इसमें एनीमिया डेवलप ड्यू टू लो आयरन स्टोर्स तो हैं बेबी में, साथ में इमेच्योर बोन मैरो होता है, इसलिए आपके ब्लड फॉर्मेशन से नहीं हो पाती है इनिशियल स्टेज में, और उसकी वजह से इंक्रीज्ड हेमोलिसिस भी हो रही है। तो द प्रीटर्म बेबी ऑफ्टन रिक्वायर्स आयरन सप्लीमेंटेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है इस कंडीशन में। ठीक है, देन कम्स द एपनिया ऑफ इमेच्योरिटी या प्रीमेच्योरिटी। So immaturity of the respiratory control centers lead to episodes of apnea and bradycardia. ठीक है, so these babies are also at the increased risk of sudden infant death syndrome. ठीक है, so ये एक प्रॉब्लम हो सकती है बेबीज में। सेकेंड लास्ट आप आते हैं रेटिनोपैथी ऑफ द प्रीमेच्योरिटी। ठीक है, सो ROP दैट इज का शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, इज caused by the abnormal retinal blood vessels in development, especially after prolonged exposure to high oxygen concentration. ठीक है, बेबी को ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमने जब ऑक्सीजन सेंटर मतलब डाला उसमें ऑक्सीजन सप्लाई किया, उसके से क्या हुआ कि जो उसकी रेटिना थी वहाँ पे ब्लड वेसल्स का ग्रोथ बढ़ गया। अब जहाँ बढ़ना चाहिए वहाँ नहीं बढ़ के आइज़ के रेटिना वर्ल्ड में बढ़ गए, तो वो भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। ठीक है, सो ये कहाँ पे होता है, जब एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी कंडीशन हो और एक्सेस ऑक्सीजन थेरेपी चला दी बेबी में, और फिर इसके जैसे हाइपॉक्सिया एंड एसिडोसिस एंड सीवियर केसेस में लीड टू ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, क्योंकि आपकी पूरी रेटिनल वॉल वेसल से भर जाती है।
सो ये हो गया। एंड द लास्ट इज़ द फीडिंग डिफिकल्टीज ही हो सकती हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्स डेवलप नहीं हुए अभी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि प्रीटर्म बेबीज हैव वीक सकलिंग एंड सॉलिड रिफ्लेक्सेस कॉजिंग पुअर फीडिंग। फिर एस्पिरेशन की दिक्कत हो सकती है, नाक में चला जा सकता है, एंड इट लीड्स टू फेल टू गेन वेट। एंड इसमें आपको ट्यूब फीडिंग देनी पड़ सकती। तो ये था एक मोटा मोटा अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रीटर्म बेबी। आपको सिर्फ क्या याद करना है, इसके जो मैंने सब हेडिंग्स दे रखे हैं ना वो याद करने हैं बस। उसके बाद उसमें क्या लिखना है आप खुद ही समझ लोगे, क्योंकि एक बेबी छोटा सा है तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है खुद फिर से सोचो। आप उस वे में सोच के लिखोगे तो काफ़ी अच्छे से लिख पाओगे एग्जाम में भी। क्लियर। बाकी जो जो बीच में टर्म्स हैं वो तो आपको याद रखने ही हैं, और इसकी वजह से आप अच्छे से बोल भी पाएंगे इसको वाइवा के टाइम पे। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।